हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए मैं एक और ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है, वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोग पहचान गए होंगे, ये है स्कोडा की स्लाविया। बट दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि स्कोडा की स्लाविया मैंने ऑलरेडी रिव्यू करी हुई है, तो आज के इस रिव्यू का क्या मतलब है। तो दोस्तों, हर गाड़ी के अंदर कई सारे इंजन और कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस आते हैं, और स्कोडा स्लाविया के साथ भी यही है। मैंने अभी तक जो इसका रिव्यू करा था, अगर आपने मेरी ब्लू कलर वाली स्लाविया की वीडियोस देखी होंगी, तो वो थी बेसिकली 1.5 लीटर इंजन के साथ और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और आज जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये है मेरे साथ एक 1 लीटर TSI वाले इंजन के साथ, और वो भी ऑटोमेटिक के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट 4-5 दिनों में लगभग 500-600 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला लिया है, और अब उस स्टेज पे आ चुका हूँ कि आपको इसका एक डिटेल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दूँ और एक वर्डिक्ट दे दूँ कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर देखें तो कैसी निकल के आती है ये गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव रिव्यू को अपने टिपिकल वे में, और आपको बताते हैं सभी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं इस स्लाविया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों, अर्गोनॉमिक्स। अब अर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करते हैं। तो आप देखेंगे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल दे दिए जाते हैं, हेडलैम्प लेवलर दे दिया जाता है, और टच स्क्रीन सिस्टम अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का, तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंट आता है, कुछ इस तरीके का आता है, और आजकल गाड़ियों में ऐसा ही आ रहा है। हालांकि पहले जो मैंने गाड़ी रिव्यू करी थी, उसका टच स्क्रीन सिस्टम और उसका लेआउट थोड़ा सा बेहतर निकल के आ रहा था। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर ये दिखाई दे रहा हो सनरूफ वगैरह की वजह से, बट ओवरऑल यही कुछ है। सेंटर में आपको हजार्ड लैम्प स्विच मिलता है, नीचे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लॉक अनलॉक, ऑटो ऑफ, और वेंटिलेटेड सीट के बटन। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। और ओवरऑल अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करें, तो ड्राइवर डोर पे आपको चारों पावर विंडोज़, ORVM कंट्रोल्स, ये कुछ चीज़ें दी जाती हैं, और पैडल शिफ्टर्स भी दे दिए गए हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। और दोस्तों, एक चीज़ और, आप जानते हैं स्कोडा के अंदर आपको राइट साइड में वाइपर्स और लेफ्ट साइड में लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, तो ये चीज़ एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो अर्गोनॉमिकली कोई खास इशू आपको नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप पहली बार स्कोडा चला रहे हैं तो डेफिनेटली ये जैसे हेडलैम्प कंट्रोल्स की आपकी ओवरऑल बटन हो गए, या फिर आपके डिपर के बटन्स या वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लेंगी। उसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सेडान टाइप विजिबिलिटी है, और दोस्तों इस सेडान की सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी अभी आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल विजिबिलिटी में दोस्तों डेफिनेटली आपको बोनट विजिबल यहाँ पे नहीं होता है। और ORVMs की अगर बात करें, तो साइज़ ठीक है, कवरेज ठीक ठाक कर देते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं आती है। IRVM की अगर बात करूँ, तो दोस्तों ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, और ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह पार्ट में कोई ऐसी खास परेशानी मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ड्राइविंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहली चीज़ जो एक गाड़ी में इम्पोर्टेंस रखती है, वो होती है उस गाड़ी का इंजन। अब दोस्तों, इसका 1.5 इंजन चलाया था, और आप आज भी माने या ना माने, मैं उस गाड़ी का एक तरह से फ़ैन बन गया हूँ। बट 1 लीटर इंजन वो है जो सबसे ज़्यादा मासेस पिक करते हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं दोस्तों। 1 लीटर कहीं ना कहीं एक तो आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस साइड चला जाता है, और आप जानते हैं परफॉर्मेंस इंजन्स कभी भी चीपर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि वेरिएंट्स की वजह से, ऑप्शंस की वजह से, और कहीं ना कहीं सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, सबको परफॉर्मेंस की उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। तो उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं स्लाविया 1 लीटर सबसे ज़्यादा पिक करी जाती है। तो दोस्तों, ये 999 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो प्रोवाइड कराता है 114 PS की पावर, और साथ में 178 Nm का टॉर्क। ओवरऑल पावर फिगर्स अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कम नहीं है। हाँ, इंजन कैपेसिटी ज़रूर कम लगती है, और दोस्तों ऐसे रोड के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखा करिए ड्राइविंग के दौरान, कोई भी कभी भी और कहीं भी रुक जाता है। ये इंडियन रोड्स कुछ इसी तरह से वर्क करती हैं, और इस रोड को बोला जाता है नोएडा एक्सप्रेसवे। तो जब एक्सप्रेसवे का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी रोड्स हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर, और कैसे ड्राइविंग मैनर्स लोग फॉलो करते हैं। खैर,
आउट ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ मैं बार बार। तो इंजन के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों इंजन के कुछ एस्पेक्ट्स, सबसे पहला ये 3 सिलेंडर है, तो NVH लेवल्स में आपको कुछ डिटेल्स दूंगा इस 3 सिलेंडर इंजन की। और नेक्स्ट एस्पेक्ट 1 लीटर का है, तो क्या पावर कम फील होती है, अंडर पावर्ड फील होती है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। और ख़ास तौर से मैं चला रहा हूँ ऑटोमेटिक, तो दोस्तों जो लोग मैनुअल देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। रीज़न बता देता हूँ, कहीं ना कहीं मैनुअल में आप बेटर पावर मैनेज कर सकते हैं, व्हेयरएज़ ऑटोमेटिक के अंदर अगर आपको ठीक ठाक पावर देखने को मिल रही है तो दोस्तों मैनुअल में आपको वैसे भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कुछ बातें। अब बात करते हैं अपने आगे की चीज़ों की। तो ओवरऑल पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, इन चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ऑन पेपर हो चाहे रियल लाइफ परफॉर्मेंस हो, मेरे को कोई ख़ास कमी यहाँ पे नहीं लगी। हाँ डेफिनेटली जो एक बार 1.5 लीटर इंजन चला लेगा तो कहीं ना कहीं उसे ये ज़रूर लगेगा कि पावर कम है, क्योंकि बेसिकली गाड़ी लुक एंड फील में तो सेम ही है। आपको अंदर से बैठ के ऐसा ही फील होगा आप स्लाविया ही चला रहे हैं। और मेरी शायद थोड़ी सी आप कह सकते हैं गलती मान लीजिए, या जो भी सर्कमस्टांसेस मान लीजिए, वो ये रहे कि मैंने पहले 1.5 चला ली और वो गाड़ी भी मैंने शायद 800-1000 किलोमीटर के आसपास चलाई थी। तो कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे को फील हो रहा है यार 1.5 इंजन की बात अलग थी। बट दोस्तों कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है, कहाँ आपके पैसे बचते हैं और क्या आपको वो पैसे बचा लेने चाहिए, इन चीज़ों की अभी आगे बात करते हैं। ओवरऑल एक कॉमन मैन के लिए, डेली डे टू डे रन के लिए मेरे को नहीं लगता कि पावर की या परफॉर्मेंस की आपको यहाँ पे भी कोई कमी मिलने वाली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है दोस्तों ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी या फिर एक सेटिस्फैक्ट्री पावर वाली गाड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिलनी चाहिए। और अब में से कुछ लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज़ भी किया था जब मैंने 1.5 स्लाविया का रिव्यू किया था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ब्रेकिंग ठीक ठाक लगी थी, सेटिस्फैक्ट्री लगी थी, बट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप उसमें था। क्या रीज़न था? क्योंकि दोस्तों वो गाड़ी भागती ज़्यादा थी तो उसे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए थी। बट दोस्तों यहाँ पे 1 लीटर वाली गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रेकिंग मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगी है। और दोस्तों इनोवा हाई क्रॉस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टैक्सी में, जबकि अभी तक ये गाड़ी मैंने नॉन टैक्सी या आप बोलें प्राइवेट बायर्स के पास भी नहीं देखी है। तो शायद फ्लीट बायर्स काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं इनोवा को लेके और इनोवा के बैच को लेके। खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो यहाँ पे ब्रेकिंग में मेरे को पर्टिकुलरली कोई परेशानी नहीं है। हाँ 1.5 में स्टिल आई वुड से कि पीछे भी डिस्क ब्रेक दी जानी चाहिए थी। इसके अंदर सिर्फ आपको आगे डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि 1.5 से 1 लीटर शायद काफ़ी सारे लोग माइलेज को कंसिडर करके भी पिक करते हो। तो दोस्तों उस बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आप MID में देखेंगे तो इस टाइम मेरे को माइलेज दिखा रहा है 13.2 की, और मेरी गाड़ी चली है 43 किलोमीटर्स। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ लास्ट 43 किलोमीटर्स की ये माइलेज है। ओवरऑल 13 की माइलेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप जानते हैं जिस तरीके से गाड़ी ड्राइव करी जाती है और जिस तरीके से गाड़ी टेस्ट करी जाती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं आपको माइलेज के कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ जो लास्ट लगभग 400-500 किलोमीटर में मैंने ऑब्जर्व करे। तो दोस्तों ये गाड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से उतनी ज़्यादा ट्यून नहीं करी गई है। तो दोस्तों जैसे ही आप इससे परफॉर्मेंस शेल आउट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माइलेज फिगर्स ड्रॉप होने लग जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा। बट उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे ही आप माइल्डली इस गाड़ी को चलाते हैं, या बोलूँ सही तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जिस तरीके से ड्राइव करने के लिए ये गाड़ी बनी है, तो वहाँ पे आपको ये गाड़ी अराउंड 15 के आसपास की रफ फिगर्स में माइलेज दे सकती है। अब दोस्तों माइलेज टेस्ट में इसका ड्यू टू सम रीज़न नहीं बना पाया हूँ और उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। बट ओवरऑल बनाने की कोशिश करी थी, फ्यूल पम्प वालों ने कुछ फ्रॉड करा, उस चीज़ की बात शायद कभी और किसी और वीडियो में करूँ। बट आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि इस गाड़ी से मैं समवेयर अराउंड 20 की माइलेज निकाल सकता हूँ हाईवेज़ पे, और सिटी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 13 के आसपास ये दिखा रही है, बट इसमें टेस्टिंग भी इंक्लूड है। अगर सिर्फ तरीके से गाड़ी चलाई जाए तो मेरे हिसाब से 14-15 तक की माइलेज अचीव करी जा सकती है, जो कि किसी भी वे में बुरी नहीं है, क्योंकि स्लाविया एक प्रीमियम या मिड साइज सेडान है, आप जो भी इसे मानना चाहें। प्लस स्कोडा के बैच के साथ और TSI इंजन टेक्नोलॉजी के साथ मुझे नहीं लगता
कि यहाँ पे माइलेज किसी भी तरह से कम है। और ध्यान में रखिएगा, मैं चला रहा हूँ एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। ऐसा भी नहीं है कि मैं मैनुअल चला रहा हूँ। तो दोस्तों ऑटोमेटिक के अंदर वैसे भी 1-2 का माइलेज का फ़र्क तो आता ही है। तो अगर आप लोग मैनुअल कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी और ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों बेसिकली हैंडलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले तो हैंडलिंग की अगर बात करें तो इस टाइम भी अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग 60 की स्पीड पे हूँ और किस तरह का टर्न ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में ये करना पड़ जाता है। प्लस अगर बात करी जाए तो दोस्तों सर्कमस्टांसेस की भी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो में सही एंगल नहीं दिखेगा तो आप शायद सही चीज़ भी समझ नहीं पाएंगे। खैर उस चीज़ को अभी के लिए छोड़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? तो दोस्तों हैंडलिंग की ही मैं बात कर रहा था पर्टिकुलरली। तो दोस्तों हैंडलिंग में मेरे को यहाँ कोई ख़ास परेशानी नहीं लगी और ओवरऑल गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी सही मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी सही है। और वहाँ पे डायनामिक्स में अगर बात करूँ पर्टिकुलरली तो दोस्तों इंजन चेंज होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया और आपको सेम डायनामिक्स फील होंगे जो आप एक 1.5 स्लाविया के अंदर फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा और ओवरऑल ये बेनिफिट काफ़ी बड़ा है। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी चलाते हैं, नो मैटर आप 1.5 ले रहे हैं, 1.0 ले रहे हैं, मैनुअल ले रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं, तो आपको फील एंड फीडबैक अपनी गाड़ी से कैसा आता है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि ये गाड़ी एक परफॉर्मेंस इंजन को सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको भी 1 लीटर बायर को भी एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि बॉडी और चेसी उस तरीके से बिल्ड करी जाती है, गाड़ी की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी भी उस तरीके से रखी जाती है कि ज़्यादा पावर आपकी गाड़ी हैंडल करने के केपेबल रहे। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कंपटीशन से कैसी है ये गाड़ी। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कंपटीशन के अंदर भी आपको सारी ही गाड़ियाँ ओवरऑल ऑफ़र करती हैं पेट्रोल इंजन्स। आपकी मारुति सुजुकी सियाज के अंदर पेट्रोल इंजन ही आता है 1.5 लीटर, बट वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। यहाँ पे आपको टर्बो इंजन मिल जाता है। हिंडई वर्ना के अंदर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, प्लस स्लाविया 1.5 से कम्पीट करने हिंडई भी लेके आ रहा है एक 1.5 लीटर का टर्बो इंजन। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलें तो होंडा सिटी में अगेन आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और साथ ही एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है और शायद आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियाँ देखने को मिलें। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों वर्टस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वर्टस और स्लाविया एक ही गाड़ियाँ हैं। अगर हम इंटरनल्स की बात करें, ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर के लुक एंड फील में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और स्कोडा से चेंज होकर बैज हो जाता है आपका वॉक्सवैगन का। उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं फील होता है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई ख़ास पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएशन फील नहीं होगा अगर आप इसकी जगह वर्टस को पिक करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं माइल्डली ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी माइलेज बढ़ रही है। करेंटली आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले 13.2 और इस टाइम हो चुकी है 13.6। तो जैसा मैंने आपको बताया 14 से 15 की माइलेज आप इजीली शेल आउट कर लेंगे। और इस टाइम मेरा एसी भी ऑन है और ड्राइवर की वेंटिलेटेड सीट भी ऑन है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। ओवरऑल आप समझ गए होंगे जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको अभी तक समझाने चाहे। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है दोस्तों आपके स्टीयरिंग व्हील का। तो स्टीयरिंग व्हील में ओवरऑल ये टॉप एंड वेरिएंट में चला रहा हूँ और लेदर रैपिंग वगैरह आ रही है। लोअर वेरिएंट्स में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे और अगर आप मैनुअल ले रहे हैं तो आपको पैडल शिफ्टर भी नहीं मिलेंगे। अभी ट्रांसमिशन की बात करनी ज़रूरी है, मैं जानता हूँ उस बारे में, और उसकी बात भी अभी करेंगे। थोड़ी सी खाली रोड मिल जाए तब तक स्टीयरिंग के बारे में अगर आपको बताऊँ तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और वही टिपिकल सेटअप है जो मेजरली इंडियन कार्स में आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों सेडान में वैसे भी आपको पावर स्टीयरिंग ही सूट करता है। ये लाइट रहता है हर तरह की स्पीड्स में, बट ओवरऑल वेट गेन कर लेता है जब आप हाई स्पीड या ट्रिपल डिजिट स्पीड करते हैं हाईवेज़ के ऊपर। तो सिटी में कन्वीनियंट रहती है आपकी ड्राइविंग और साथ ही आपको कोई परेशानी नहीं आती है।
अब दोस्तों स्लाविया और वर्टस का एक सबसे अच्छा, बड़ा और बढ़िया पॉइंट इनकी ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों आप लोग बोलेंगे सेडान्स के अंदर क्या ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको बता दूं कि ये दोनों ऐसी सेडान है जो सेडान मार्केट के अंदर भी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर रही हैं। और कितनी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बेसिकली 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। और रियल में अगर आपको बताऊं तो काफ़ी सारी सो कॉल्ड SUVs आपको इतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती हैं। तो दोस्तों जब मैंने 1.5 चलाई और जब मैंने 1 लीटर चलाई, तो ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस में, डायनामिक्स में आपको बार बार बोल रहा हूँ कोई मेजर फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को क्या फ़ील हुआ, यहाँ पे दोस्तों ये फील हुआ कि आपकी गाड़ी ईजीली तो कहीं स्क्रैप नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। बट दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इन गाड़ियों को SUV ही मान लें, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल का, और ये एंगल्स सेडान्स जनरली फॉलो नहीं कर पाती हैं। बाकी दोस्तों हॉर्न मेरे को कोई खास दिलचस्पी नहीं लगी, ओवरऑल अच्छा नहीं लगा मेरे को गाड़ी के हिसाब से हॉर्न। और जो रैपिड और वेंटो के अंदर आया करता था, पोलो के अंदर आया करता था, वो हॉर्न यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए था। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों इंटीरियर का फील और फीडबैक काफ़ी सही है। एम्बियंट लाइटिंग वगैरह आपको दिखाई देती है। इसका मैंने नाइट ड्राइव रिव्यू भी आपको नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 वाली गाड़ी का नाइट ड्राइव रिव्यू आपको दे चुका हूँ, और परफॉर्मेंस वगैरह आप इस वीडियो में समझ ही जाएंगे। तो बेसिकली नाइट एस्पेक्ट से गाड़ी के अंदर कोई खास बदलाव है नहीं, तो इसीलिए उस चीज़ को, उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद चलते हैं तो दोस्तों बात आ जाती है ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों ट्रांसमिशन बेसिकली ऑटोमेटिक अगर कोई भी कंसिडर करता है तो उसका पहला पार्ट और पहला पॉइंट होता है कन्वीनियंस। तो कैसी कन्वीनियंस है वो आपको ज़रूर बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन बना सकें इस स्लाविया 1 लीटर के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बारे में। तो एक बार यू टर्न ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, और टर्निंग रेडियस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत टर्निंग रेडियस ज़्यादा लगेगा, बट क्योंकि गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है तो दोस्तों उतना टर्निंग रेडियस तो रहने ही वाला है। खैर हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर कैसा फील होता है, कैसा काम करता है, और क्या कहीं पे परेशान होने वाली बात है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करूं एक लीनियर ड्राइविंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको ये टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देता है, चाहे आप सिटी पे चल रहे हो, चाहे आप हाईवे पे चल रहे हो। बाकी एक छोटी सी बात अगर आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों इसमें जो स्पीडोमीटर के डायल्स आते हैं उसमें सिर्फ आप एक ही के अंदर RPM देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों को काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाने की आदत है वो तो इंजन साउंड से और ओवरऑल वाइब्रेशन वगैरह से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरह के RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है। जो लोग थोड़े से न्यू ड्राइवर्स हैं उन्हें इसी पर्टिकुलर मीटर का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो RPM देख के एक अच्छी खासी माइलेज अचीव कर पाएँ। ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो माइलेज फिगर्स में, ट्रांसमिशन में मेरे को कोई ख़ास परेशानी नहीं लगी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ड्राइव है थोड़ी सी परफॉर्मेंस की तरह से, या फिर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं जो थोड़ी सी जगह मिलते ही अपनी गाड़ी को कोशिश करते हैं कि गैप्स में भर दें, तो दोस्तों इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि आगे आने वाले हैं कैमरास और मैं नहीं चाहता कि मैं इस गाड़ी का चालान करा दूँ। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों 6 स्पीड माइलेज निकालने के हिसाब से काफ़ी सही है, और पैडल शिफ्टर्स वैसे तो 1 लीटर के साथ मेरे को उतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं लगे, बट स्टिल ना होने से बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके और ज़्यादा बेहतर गियर शिफ्ट्स और परफॉर्मेंस गाड़ी से निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि कोई कमी छोड़ी है स्कॉडा ने, और ओवरऑल ना होना एक नेगेटिव ज़रूर हो जाता है, बट होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड चला जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक S मोड आता है, जो बेसिकली आप स्पोर्ट्स मोड या सिक्वेंशियल मोड जो आप मानना चाहें, इसके अंदर थोड़े से शिफ्ट्स आपके और अग्रेसिव फील होते हैं आपको, और गाड़ी के अंदर आपको पंच और पावर थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अगर गियरबॉक्स को रेटिंग दूं तो 10 में से 8 की रेटिंग इसे मैं दे दूंगा। रीज़न कहीं ना कहीं दोस्तों इंजन ठीक ठाक पावर के साथ आता है, और ये गियरबॉक्स इसकी पावर को कोई बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं करता है। ये 2 रीज़न्स की वजह से मैं एक अच्छी खासी रेटिंग इसे दे रहा हूँ।
प्लस आप देखेंगे तो जैसे ही जगह मिली तो ओवरऑल पिक करने में ये इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, तो ये भी इसकी एक ख़ास बात है। अब दोस्तों थोड़ा सा ट्रैफिक को स्किप करते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये गियर बॉक्स रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि दोस्तों इंजन तो बेसिकली आपको ख़ास परेशानी नहीं देगा, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 1 लीटर वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो 1.5 ड्राइव मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको लगेगा कि 1 लीटर में पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल अगर आप इसके किसी भी कॉम्पिटिटर का नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाएंगे तो उनसे ज़्यादा ही आपको फील होगी। स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ, सियाज, वरना, होंडा सिटी, इन सब के ही जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं जिनसे ये 1 लीटर इंजन कम्पीट करता है, उनसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी आपको फील होने वाली है। बाकी दोस्तों टर्बो इंजन और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, उसकी बात कभी और किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब आगे आ गए हैं कैमरास, और ओवरऑल एस मोड आपको दिखा दिया, अब डी पे डाल दिया मैंने गाड़ी। कैमरास जैसे ही स्किप होते हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस के हिसाब से भी चला के दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है ये गाड़ी। तो दोस्तों ये देखिए, अब मैं डी मोड में गाड़ी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, आरपीएम्स देख सकते हैं आप और नॉइज़ वगैरह भी सुन सकते हैं। तो पूरे 5-6 हज़ार आरपीएम तक गाड़ी जा रही है और कोई लैग यहाँ पे मेरे को फील नहीं हुआ है। अब दोस्तों मेरे ख्याल लास्ट में 1-2 चीज़ों की बात करनी रह गई है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं एनवीएच लेवल्स की। तो दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन है, और 3 सिलेंडर इंजन जनरली हमें जो बताया जाता है, जो हमें पता होता है, वो यही होता है कि 3 सिलेंडर इंजन के अंदर वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों बहुत ही माइनर और नेग्लिजिबल वाइब्रेशन है, और BS6 फेज़ 2 के अंदर इंजन्स और ज़्यादा रिफाइंड भी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई कंसर्निंग मैटर नहीं रहेगा आपके लिए। नॉइज़ की अगर बात करें तो दोस्तों 3000 आरपीएम तक कोई खास नॉइज़ गाड़ी के अंदर नहीं रहती है। हाँ, एक नॉइज़ आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करके बताना चाहूँगा, इसकी जो दोस्तों वेंटिलेटेड सीट है उसे अगर आप मैक्स पे रखते हैं तो वो नॉइज़ आपको ज़रूर फील होगी, और वो नॉइज़ मेरे को थोड़ी सी काफ़ी अनोइंग लगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती है जनरली। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं जिनमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। उसके अलावा कोई ख़ास परेशानी वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों टायर नॉइज़ वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है, इंजन नॉइज़ वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है। आरपीएम्स वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया कि 3000 प्लस आरपीएम पे इंजन नॉइज़ केबिन के अंदर कन्वर्ट होती है। उससे पहले आपको ओवरऑल रिफाइंड ही ये गाड़ी लगने वाली है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है आपका हार्शनेस। तो पेट्रोल इंजन्स का पार्ट नहीं होता है एनीवे हार्शनेस, तो यहाँ पे भी आपको कुछ उस तरह की हार्शनेस वगैरह फील नहीं होने वाली है। अब दोस्तों लास्ट 1-2 चीज़ों की बात रह गई है, तो वो भी कर लेते हैं और फिर आपको देते हैं एक वर्डिक्ट कि क्या आपको स्कोडा स्लाविया कंसिडर करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सी पर्टिकुलरली कंसिडर करनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी डील रहने वाला है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स रह गए हैं उन्हें कवर अप करते हैं। तो दोस्तों फीचर्स, अब फीचर्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन स्लाविया के टॉप मॉडल की एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको दिया हुआ है। इवन हर मॉडल का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, अब नई वाली स्लाविया जो करंट आपको मिल रही है उसमें एक डिफरेंस आ गया। आप देखेंगे तो टच स्क्रीन सिस्टम आपको ये वाला मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर भी, जबकि पहले एक फुल टच स्क्रीन सिस्टम आया करता था। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहें तो फीचर्स के बारे में जानकारी आप वॉक अराउंड में ले सकते हैं। और एक लास्ट पार्ट जो रह गया था वो है दोस्तों कंफर्ट, क्योंकि दोस्तों सेडान्स जनरली कंफर्ट के लिए ली जाती हैं, कंफर्ट के लिए मानी जाती हैं। तो कंफर्ट में सबसे बड़ा हाथ होता है 2-3 चीज़ों का। पहला है आपके टायर्स, तो यहाँ पे 16 इंच के टायर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंफर्ट और बैलेंस ये मेंटेन कर लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है आपका सस्पेंशन सेटअप, क्योंकि दोस्तों सस्पेंशन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराने में। और यहाँ पे आपके सस्पेंशन सेटअप ट्यून्ड है कहीं ना कहीं कंफर्ट के हिसाब से ही। हालांकि आपको 1.5 वाली और 1.0 वाली गाड़ियों के अंदर पर्टिकुलरली हल्का फुल्का सस्पेंशन में डिफरेंस ज़रूर फील होगा, क्योंकि ज़्यादा पावर हैंडल करने के लिए सस्पेंशंस को हल्का फुल्का स्टिफर साइड ले जाना चाहिए, और वो स्कोडा ने किया है। बाकी वर्टस की अगर बात करूँ तो वर्टस में भी कोई मेजर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। हालांकि फोक्सवैगन हमें आज तक
कार नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं अपने वर्डिक्ट की। तो वर्डिक्ट यही रहने वाला है कि दोस्तों वेरिएंट वगैरह की अगर बात करूं तो इनका जो मिड वेरिएंट आता है एम्बिशन, वो एक ठीक ठाक वेल लोडेड वेरिएंट रहता है स्कोडा द्वारा, और कुशाक हो या स्लाविया आप एम्बिशन वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। अगर बजट कम है तो डेफिनेटली आपको कम फीचर्स के साथ एक्टिव वेरिएंट पे ही सेटल होना पड़ेगा, और अगर आपको फुली लोडेड फीचर पैक्ड वाली गाड़ी चाहिए तो ये जो स्टाइल वेरिएंट मैं चला रहा हूँ इसके साथ आप अपनी नज़र बना सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो हो गई वेरिएंट्स की बात। मैनुअल और ऑटोमेटिक ये एक डिबेटेबल टॉपिक होता है जनरली कई गाड़ियों में, क्योंकि कई गाड़ियों के ऑटोमेटिक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उतने वेल ट्यून्ड फाइन ट्यून्ड नहीं होते हैं। बट स्लाविया के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मेरे को आपको बताना पड़े। दोस्तों इसके 1 लीटर के साथ आप मैनुअल के साथ जाना चाहें आप बेझिझक होकर जा सकते हैं, आप ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहें आप जा सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल अगर बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये गाड़ी, और आपको कैसा लगा ये रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।